वाले हैं केवीएस पीआरटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। मित्रों, आप सभी लोग अगर केवीएस में प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निश्चित करते हुए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट करते हुए एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो मार्केट में आई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है नवीनतम पाठ्यक्रम जो 180 नंबर का दिया गया है। जनरल इंग्लिश हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी हो, शिक्षा शास्त्र हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर जानकारी हो, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सब कुछ आपको जो है एक तरीके से आपको स्टडी गाइड के बुक के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ साबित होगी। आप एक बार इसे लेकर के जरूर देखें। ठीक है, तो इसके बात करें मित्रों, इसके अंदर के बारे में तो आप सभी लोग देखते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। और एक अच्छे बुक की विशेषता यही होती है कि सर्वप्रथम वह जो है सिलेबस बहुत बेहतरीन आपको समझाती है। आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है 90% जीत हासिल कर लिए हैं। चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सामान्य जानकारियों का हो, पहले सिलेबस आपको समझाया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो है कंटेंट की भरमार है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जो है पेडागोजी वाले सब्जेक्ट को बताया गया है। और खास बात कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर आपको हर जगह नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर को 7 पार्टों में बहुत ही संक्षेप में जो है कंप्यूटर को इतना डिटेल में समझा दिया गया है, आपका एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। करंट अफेयर्स फिलहाल तक के जितने भी हो सकते हैं करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल के करंट अफेयर को कवर करते हुए यह बुक प्रकाशित की गई है। आप इसे जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवीएस प्राइमरी में जो है हर हाल में सफलता निश्चित करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। हर एक बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही बताना था आपको। अगर आप केवीएस प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इस तरीके का इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक जानते हैं। सीडीपी की क्लासेज में लगातार आपके बीच उपलब्ध करवा रहा हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीडीपी के अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का विशेष मांग है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ा करके ख़त्म कर दीजिए, जिससे और सारे सब्जेक्ट पूरा हो सके। मित्रों, मैं बता दूं आपकी जो अभी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, या हो सकता है वह वीडियो इससे पहले अपलोड हो जाए। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद आपके टीईटी के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जितनी तरीके से जो चीज़ें राजनीतिक परिदृश्य और जो वर्तमान में वातावरण का परिदृश्य चल रहा है, वो सब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से आपको जो है तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। ईमानदारी से आराम से पढ़ते जाइए और नोट्स मेंटेन करते चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से पढ़ते जाइए जिससे आपके दिमाग में सभी चीज़ें प्रॉपर स्टोर हो पाए। ठीक है, जल्दबाजी में चीज़ें स्टोर नहीं होती हैं। मेंटेन करते हुए नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहली बात मित्रों, आपके यूपी टेट के सिलेबस में है बालकों के भाषा विकास की अवस्थाएं। आपके यूपी टेट के सिलेबस में है बालकों में भाषा विकास कैसे होता है और भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से पार्ट होते हैं और भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, यह आपके यूपी टेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को लेकर के मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मित्रों देखिएगा, सबसे पहली बात आप हेडिंग डालिएगा भाषा। भाषा के आगे लिखिएगा भाषा होती क्या है। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होता है जिसके माध्यम से प्राणी जो होता है आपस में संप्रेषण करता है अपने भावों और विचारों का। ठीक है, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वही क्या होती है, भाषा होती है। आप आगे लिख सकते हैं भाषा के आगे, भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है जिसके माध्यम से प्राणी अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, अर्थात आदान प्रदान करता है। उसके आगे आप जरूर लिखिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो भाषा आप समझ रहे हैं क्या होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भाषा होती है, हर एक प्राणी की अपनी अपनी भाषा होती है। व्यक्ति नहीं, प्राणी की अपनी अपनी भाषा होती है। संसार में जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से मनुष्यों में भी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मित्रों एक बालक जो जन्म लेता है, जन्म के बाद से ही वह भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। मित्रों एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है चॉम्स्की। चॉम्स्की साहब ने कहा है कि भाषा जो होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, बालक जो है जन्म से लेकर के पैदा होता है। अर्थात चॉम्स्की साहब ने कहा था भाषा सीखने की क्षमता बालक के अंदर जन्मजात होती है। उसे जो है क्षमता को ला करके उसके अंदर डालना नहीं पड़ता है। उन्होंने LAD का कॉन्सेप्ट दिया था। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस,
अर्थात बालक के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक भाषा सीखना जन्म से ही प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, बालकों में भाषा विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, आप सभी लोग इसे जानते हैं। इसे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने और कुछ कंटेंट में बनाना जा रहा था लेकिन अभी छोड़ दिया उसे। ठीक है, आगे मैं इसे जरूर बताऊंगा। बोलने की तैयारी होती है, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां होती है। ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जा रहा है तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आप समझिएगा कि बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद बालक करता क्या है, भाषा के विकास में वही आपको पढ़ना है। ये चीज़ें मैं जो लिख रहा था थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता। ठीक है, देखिए जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीजें मैं आपको दूं तो ज्यादा अच्छा है ना। अनाप शनाप चीजें लिखवाने का और रटवाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वह धरती पर आता है वैसे ही वह जो है सबसे पहले क्या करता है, वह क्रंदन करता है, या उसे कहते हैं रुदन करता है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं वह क्राइंग करता है। मित्रों जो रोना होता है यह कब से प्रारंभ होता है, जन्म से प्रारंभ होता है, और यह रोना भी भाषा विकास का एक क्रम है। ठीक है, रोना भी आप लिखिएगा, रोना भी भाषा विकास का एक क्रम है। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है और रोता नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं, जो बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है उसे समझ लिया जाता है वो बच्चा पागल होगा। क्यों? क्योंकि उसे भाषा विकास का कोई समझ ही नहीं है, अर्थात बच्चा बचपन से ही मंदबुद्धि का पैदा हो गया। अगर वह रोने में कम तेज है ना तो समझ लीजिए वो थोड़ा सा माइंड से खत्म टाइप का है। हाँ, इसे ही कहते हैं। मित्रों रोने से क्या लाभ होता है? रोने से पहली बात होता है भाषा का विकास वह लेकर के पैदा होता है, रोने से ही पता चलता है। रोने से लाभ कौन कौन से होते हैं? रोने से बच्चों के मांसपेशियों का समन्वय होता है, बच्चों के मांसपेशियों का अभ्यास होता है। और जब बच्चे को नींद कैसे लगती है? जब आपका शरीर थक जाता है तब जाकर के आपको नींद लगती है। कभी आप दिन में अगर काम किए होते हैं तो शाम को बिस्तर पे जाते ही आसानी से नींद आ जाती है। लेकिन बच्चा कौन सा काम करता है? तो बच्चे के पास और जो रोने वाला कार्य होता है, जो बच्चा रोता है, रोने से उसके मांसपेशियों का अभ्यास होता है, उसी से बच्चे के अंदर थकावट आती है और बच्चा जो है अच्छी नींद लेता है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो वह अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, और जब अच्छी नींद नहीं ले पाएगा तो बच्चा जो है मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मनोविज्ञान में हमें मनोविज्ञान बताता है, सीडीपी में है ये चीजें। आगे बात करते हैं मित्रों, जन्म से प्रारंभ होता है। आगे बात करते हैं जब बच्चा जन्म के बाद मतलब कि 2 माह से 13 माह के बीच का बच्चा जो होता है वो बबलाता है, बबलिंग करता है। इसे हम क्यूइंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? CUING। ठीक है, इसे क्यूइंग भी बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा क्यूइंग। ठीक है, इसे हम क्यूइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूइंग। 2 माह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूइंग बच्चा या बबलाता बच्चा कब बबलाता है? बच्चा जो है 2 माह से 13 माह के बीच का जब होता है तब वो बबलाता है। बबलाने का मतलब क्या होता है? ये जटिल ध्वनियां होती हैं। जटिल ध्वनियों का मतलब आप समझ सकते हैं, छींकते समय, बोलते समय, जैसे छींक रहा है उसके बाद कुछ ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि कोई शब्द बोलेगा नहीं, थोड़ा सा ऐसा शब्द, ऐसे वर्ड उसके मुख से निकलेंगे जिसका प्रकृति में कोई अर्थ ही नहीं होता है, लेकिन उसके चाहने वाले उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और समझ भी जाते हैं। ठीक है, तो 2 माह से 13 माह के बच्चा जो होता है, खांसते समय, छींकते समय, इधर उधर करते समय ऐसे कई जटिल ध्वनियां निकालता है जिसका अर्थ जो है प्राकृतिक तौर पे तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भाषा विकास में वह सहयोग प्रदान करती है। तो 2 माह से 13 माह का बच्चा क्यूइंग करता है, जटिल ध्वनियां निकालता है, स्वर यंत्र की परिपक्वता को मजबूती मिलती है। मित्रों जो स्वर यंत्र होता है उससे जो है इसकी परिपक्वता को मजबूती मिलती है क्यूइंग से। मित्रों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि जब बच्चा 2-2 वर्ड वाले शब्द बोलने लगता है, जैसे बच्चा जो है पानी को क्या बोलता है? पानी को जो है शायद हमारे हिसाब से, अगर एक आप महिला होंगी, माँ होंगी, तो आप जानते होंगे बचपन में बच्चे को सबसे पहला वर्ड जो आता है शायद हमारे हिसाब से मम शब्द आता है। वह मम शब्द का इस्तेमाल करता है पानी के लिए भी, अपनी मम्मी के लिए भी, अपनी भोजन के लिए भी, हम हर एक वस्तुओं के लिए मम शब्द का इस्तेमाल करता है। क्या चाहिए? मम, है ना। मम शब्द का जब 2-2 वर्डों का, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा मम ही बोलेगा,
कई बच्चे दो दो वर्ड वाले शब्द बोलते हैं, ठीक है, और उन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो अर्थहीन होते हैं, अर्थ होता है लेकिन उसका अर्थ वास्तविक नहीं होता है, आभासी अर्थ होता है जिसे समझने वाले समझते हैं, जो उसके इर्द गिर्द में रहते हैं, जो बालक की देखभाल करते हैं। तो मित्रों, जो 1.5 से 2 वर्ष के बीच का जो बच्चा बोलता है, दो वर्ड वाले जो शब्द बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट में यह क्वेश्चन आ सकता है कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है। तो 1.5 माह से 2 माह के बीच का बच्चा जो बोलता है, दो वर्डों वाले शब्द जो बोलता है, जिसका आभासी अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वह होता है क्या? वह होता है टेलीग्राफिक स्पीच। वास्तविक अर्थ भी कुछ चीजें हो जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों भाषा के प्रकार के बारे में। मित्रों आप सभी लोग लिखिएगा, भाषा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? वैसे तो जो दिया गया है हर एक बुकों में, उसमें मात्र 2 प्रकार दिया गया है, लेकिन मैं 3 प्रकार आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने जब बचपन में व्याकरण पढ़ा था, उसमें मैंने 3 प्रकार पढ़ा था, और निश्चित तौर पे भाषा की 3 प्रकार, शुद्ध रूप से यही 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, एक होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो बोल करके हम, इसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप इतने बड़े हो गए हैं, अब इसका मैं अगर मैं परिभाषा लिखवाऊं तो शायद हमें लगता है कि नाइंसाफी मैं आपके बीच कर रहा हूं, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हैं कि मौखिक भाषा का मतलब आप जरूर निकाल सकते हैं। मौखिक भाषा का मतलब ये होता है कि जब दो लोग मिल करके आपस में बोलचाल के माध्यम से बात, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा बोलेंगे। लिखित भाषा क्या होती है? जब लोग लिख करके अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा तो आप सभी लोग समझते हैं, जो लोग जो है मूक बधिर होते हैं, उन्हें जो है सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे सांकेतिक भाषा में आप अभी तो आप बहुत बड़े बड़े चैनल देखते हैं, जब छोटे आप रहे होंगे, आपके समय में भी दूरदर्शन चल रहा होगा, और डीडी न्यूज था, एक डीडी न्यूज करके एक चैनल होता था, उस पर जो है दूरदर्शन का समाचार आता था। जब समाचार आता था तो एक व्यक्ति बोलता था बगल में बैठ करके, और एक व्यक्ति जो है उसे जो है कैसे, एक व्यक्ति जो है संकेतों के माध्यम से उसे बताता है, ऐसा 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 करके। ठीक है, जो संकेतों के माध्यम से भाषा को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मित्रों भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। सीटेट में तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में भी यह क्वेश्चन आएगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में धीरे धीरे यूपी टेट का भी लेवल इस तरीके का होने वाला है। ठीक है, देखिएगा, देखिए भाषा सीखने का क्रम कौन कौन सा होता है। वैसे मैं बता दूं, भाषा सीखने का एक मनोवैज्ञानिक क्रम है, लेकिन अभी सीटेट में पिछली बार क्वेश्चन आया था, क्या भाषा क्रम के अनुसार सीखी जाती है? तो भाषा जो है, नीचे लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, भाषा सीखने के क्रम के अनुसार, भाषा जो है भाषा सीखने के, ठीक है, भाषा जो है भाषा सीखने के क्रम के अनुसार नहीं सीखी जाती, अनुसार नहीं सीखी जाती। कोई जरूरी नहीं है कि पहले बच्चा सुनेगा तभी जाकर के बोलेगा। हो सकता है पहले बच्चा बोलना शुरू कर दे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? जो कान से इससे दिव्यांग होता है, सुनता ही नहीं है, वो बहुत जान लीजिए वो बोल ही नहीं पाता है, जब उसे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोलेगा वो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वह लिख नहीं पाएगा, वो लिख भी पाएगा। अगर कोई बच्चा देखिए, भाषा पूरी तरीके से आप लिख लीजिएगा, भाषा जो है भाषा सीखने के क्रम के अनुसार नहीं सीखी जाती। कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चा इसे जो है एक क्रम के अनुसार ही सीखेगा तभी जाकर के वो सीख पाएगा। ठीक है, तो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वैसे तो ये है, सबसे पहले बच्चा सुनेगा, तब बोलेगा, तब पढ़ेगा, तब लिखेगा। इसे आप जो है अंग्रेजी में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग बोलते हैं। LSRW से हम याद करते हैं। ठीक है, आप जो है हिंदी भाषी है तो आप सुबोपाली से याद कर लीजिएगा, सुबोपाली लिखिएगा, 2 बार 3 बार बोल लीजिए, सुबोपाली सुबोपाली सुबोपाली। पहले सुनते हैं, तब बोलते हैं, तब पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। सुबोपाली, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। भाषा सीखने का एक क्रम होता है। लेकिन एक मैडम हुई थी जिनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी मैडम ने इसे थोड़ा सा बदल दिया था। अंतिम वाले जो 2 थे, पढ़ना और लिखना, इसे इन्होंने बदल दिया था। क्यों बदल दिया था?
क्योंकि उनका मानना था कि पहले बच्चा सुनता है तब बोलता है, बिना सुने तो आप बोल नहीं पाएंगे, पहले बच्चा सुनता है। मॉन्टेसरी जी का भी कथन जो है बिल्कुल सही था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम कौन सा है, तब आप ए लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तब आप ए लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो मॉन्टेसरी के अनुसार क्या था कि पहले बच्चा सुनता है तब बोलता है, पहले लिखता है तब पढ़ता है। ठीक है, पहले लिखता है तब पढ़ता है। इन्होंने अंतिम वाले दो को बदल दिया था, अंतिम वाले दो को बदल दिया था। क्या? पहले बच्चा आगे तो यही है, सुनना है बोलना है, उसके बाद इन्होंने कह दिया लिखता है तब पढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मित्रों, इसे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, मैं आपको लिखवा देता हूं। भाषा की पेडागोजी में पढ़ाया जाता है सीटेट में, लेकिन आपके यूपी टेट में सीडीपी वाले चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो भाषा कौशल होता है। मित्रों, ये जो मैंने बताया इसे जो है हम भाषा कौशल बोलते हैं। भाषा सीखने के क्रम में जो मैंने बताया उसे ही भाषा कौशल बोलते हैं। एक मैंने बताया सुनना, एक मैंने बताया सुबोपाली, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना, एक होता है लिखना। ठीक है, ये भाषा कौशल भी होते हैं। ठीक है, ये होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार इसे लिखने को पहले ला देंगे। ठीक है, इसमें से एक होता है सुनना। ठीक है, जब आप सुनते हैं है ना, जब आप सुनते हैं और जब आप पढ़ते हैं, सुनना और पढ़ना को क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल। भाषा का जो है ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा का ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन सा होता है। देखिए, ग्रहणात्मक का मतलब जब हम किसी चीज को अपने अंदर अवशोषित कर रहे हैं। देखिए, सुनते हैं, जब किसी बात को हम सुनते हैं तो उसका मतलब हम इसे अंदर एब्जॉर्व कर रहे हैं। जब हम किसी बात को पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम अंदर एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो यही तो एब्जॉर्व करने का मतलब ही होता है ग्रहण कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो सुनना और जो पढ़ना होता है, इससे हम किसी भाषा को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। तो ये होता है ग्रहणात्मक कौशल। बोलना और लिखना, इसे हम बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल इसे बोलते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज को बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अपने अंदर जो भाव है उसे हम क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। और जब हम लिखते हैं तब भी हम अपने अंदर के भावों को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो मतलब बोलना और लिखना जो होता है यह अभिव्यक्तात्मक कौशल का परिचायक होता है। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। तो सुनना और पढ़ना जो है ग्रहणात्मक कौशल है और बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल है। उम्मीद है कि आप जो है भाषा कौशलों में यूपी टेट में बस यहीं तक आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। ठीक है, यूपी टेट में यहीं तक आ सकता है इससे संबंधित क्वेश्चंस, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं मित्रों भाषा के पार्ट के बारे में। किसकी बात करते हैं? पार्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। आप नोट करके लिखिएगा भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मित्रों, भाषा के प्रकार में सबसे पहले जो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान रखना है स्वनिम। क्या ध्यान रखना है? स्वनिम। दूसरा आपको ध्यान रखना है रूपिम। इस वर्ड को आप देख लीजिए, एक होता है स्वनिम, एक होता है रूपिम। मित्रों, स्वनिम जो होता है जो स्वनिम होता है भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई स्वनिम कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, स्वनिम कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई, अर्थात आप का बोल दीजिए अकेले, आप अ बोल दीजिए अकेले, आप च बोल दीजिए, आप ट बोल दीजिए, इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात अकेले अगर स्वर और व्यंजन दिया रहे, इसी तरीके से लिखा रहे, बताइए आ क्या है? क्या अर्थपूर्ण है? स्वनिम है या रूपिम है? इसका कोई अर्थ ही नहीं है भाई। क से कबूतर हम बाद में जानते हैं ना, पहले का अगर ऐसे ही लिख दिया गया या बच्चा अगर क शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो वह स्वनिम है, अर्थात का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ लोग अर्थ निकालने लगे, खा माने आकाश होता है, गा माने फतन का होता है। इसका मतलब यहां से वहां मत लगाइएगा। ठीक है, बस इतना समझिए कि भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई को हम स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार में है रूपिम। क्या होता है? भाषा की
भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाता है? रूपिम कहलाता है। रूपिम, रूपिम मतलब रूप दे दो यार, दो शब्दों को, दो वर्णों को मिला करके जब कोई रूप दे दोगे तो वह रूपिम कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया जल, क्या लिख दिया? जल। मैंने लिख दिया कल, ठीक है। इन सब का क्या है? इन सब का अर्थ है, आप बोलेंगे जल, जल का एक अर्थ है, लेकिन अब इससे छोटा तो कोई रूप होगा नहीं, जल से छोटा भी कोई रूप हो सकता है। दो वर्णों को मिलाने के बाद ही कोई अर्थपूर्ण शब्द का उत्पत्ति होती है, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। और हमारे संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान होते हैं, संस्कृत हमारा एक ही वर्ड पे अपना अर्थ साबित करने का प्रयास करता है और साबित भी हो चुका है पहले भी। लेकिन मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, सीडीपी आप पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार आप चलिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को रूपिम कहते हैं, जैसे जल हुआ, कल हुआ, है ना। उसके बाद जो भी हो गया इत्यादि, जो भी आप दो वर्डों में लिख दीजिएगा सब चीजें इटीसी, ठीक। तो स्वनिम रूपिम आप समझ गए क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन इकाई, अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ना हो, का चटा तपा माया, ये सब क्या है? स्वनिम है। और जिसका अर्थ क्या है? रूपिम है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों वाक्य विन्यास के बारे में। एक होता है वाक्य विन्यास, एक होता है अर्थ विन्यास, ठीक है। अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास में आप लिखिएगा भाषा के नियम, भाषा के नियम को ही वाक्य विन्यास बोलते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। आप इतना ही लिख लीजिएगा और उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा। जैसे भाषा के नियम को ही वाक्य विन्यास बोलते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे कर्ता के सामने कर्ता कारक का चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो जब आप वाक्य बनाते हैं तो कर्ता कारक के चिन्ह के आगे ने शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर आप इन कारक चिन्हों का प्रयोग वगैरह ना करें, है ना, भाषा के नियम में, वाक्य विन्यास में क्या होता है? वाक्य विन्यास में जब आप वाक्य का निर्माण करते हैं, जब आप वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसके बीच बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर इन चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य भले ही शब्द जो है उसके अर्थपूर्ण हो, लेकिन वह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। इसे ही हम बोलते हैं वाक्य विन्यास। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अगर हम यहां पर ने या को शब्द इस्तेमाल ना करें तो इस राम और इस रावण का तो अर्थ है, लेकिन इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। राम रावण मारा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वाक्य विन्यास का मतलब ये होता है कि भाषा के, मैंने एक छोटा सा वैसे ही परिभाषा लिखा था, भाषा के नियम को ही वाक्य विन्यास बोलते हैं। अर्थात भाषा के नियम का मतलब कि जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, अगर हम किसी वाक्य में शब्द के बाद, कर्ता कारक के बाद ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि ने चिन्ह का प्रयोग करेंगे तभी जाकर के सार्थक होगा। ऐसे कई चीजें आपके सामने देखने को मिलेंगी, है ना। ने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारक चिन्ह का प्रयोग बीच बीच में आप नहीं करेंगे तो शायद ही वाक्य आप अर्थहीन बना पाए, अर्थपूर्ण बना पाए। अर्थ विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास का अर्थपूर्ण जगह देना ही, वाक्य विन्यास का अर्थपूर्ण जगह देना ही अर्थ विन्यास कहलाता है, अर्थ विन्यास कहलाता है, ठीक है। वाक्य विन्यास का अर्थपूर्ण जगह देना ही शब्द विन्यास कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं सीता वन में जाती हैं, सीता वन में जाती हैं। मैंने आपसे कहा कि सीता वन में जाती है, इसमें जो है में शब्द बीच में आया है, वाक्य विन्यास तो सही हुआ है। सीता वन में जाती है आपको समझ में आ रहा है वाक्य विन्यास। लेकिन अर्थ विन्यास का मतलब यह होता है जैसे हैं वन में जाती सीता, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया।
वाक्य विन्यास तो सही है, क्रम के अनुसार। अगर मैंने वाक्य विन्यास को क्रम के अनुसार एक क्रम नहीं दिया, एक स्थान नहीं दिया, अर्थपूर्ण, देखिए वाक्य विन्यास का अर्थपूर्ण जगह देना ही वाक्य अर्थ विन्यास बोला जाता है। अगर मैं इसे जगह पे नहीं इस्तेमाल करूं, पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट, इस तरीके का जो होता है अंग्रेजी वाले से थोड़ा सा रिलेट करके समझिएगा, ना करूं तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। स्वनिम रूपिम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, अब आपके यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांत ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत में सबसे पहला लिखिएगा आप अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब यह होता है कि जब बालक जो है शैशवावस्था में होता है या किसी भी बालक के सामने अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब होता है जोड़ करके। क्या होता है? जोड़ करके, जोड़ करके, या यूं कहें तो दिखा करके, दिखा करके, ठीक है। जब बालक के सामने कोई चीज आप समझा रहे हैं और उसे जो है उस चीज को दिखा करके, उस मूर्त चीज को, जो चीज आपको दिखाई दे उसे कहते हैं मूर्त। मूर्त चीज को दिखा करके बालक को समझाना, बालक को समझाना क्या कहलाएगा? अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप छोटे बालकों को पढ़ाएं तो कोशिश करिए कि सामग्री लेकर के आइए जो आप उसे दिखा पाएं, उससे बालक आसानी से समझ पाता है, ठीक है। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत है मित्रों परिपक्वता का सिद्धांत। क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत यह है, आप लिख लीजिएगा, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है ना, आप लिखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखिएगा, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके स्वर यंत्र, उसके स्वर यंत्रों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है। स्वाभाविक रूप से विकास होता है, स्वाभाविक रूप से विकास होता है। और जब उसके स्वर यंत्रों का स्वाभाविक रूप से विकास होगा तो वह जो है परिपक्वता प्राप्त करेगा। वह क्या प्राप्त करेगा? परिपक्वता प्राप्त करेगा। अगर वह परिपक्वता प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पे वह भाषा सीखने में अपने आप को नियंत्रित कर पाएगा। अतः वह भाषा अच्छा सीखेगा, वह भाषा अच्छा सीखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अनुबंधन का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं मित्रों अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत मित्रों ध्यान रखिएगा, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। नकल करना, आप लिखिएगा, नकल करना का मतलब क्या होता है? जो बालक होता है वह देख देख करके चीजें सीखता है, अर्थात जो वयस्क कर रहे होते हैं, जो उससे बड़े आयु के लोग कर रहे होते हैं, उन चीजों को देख करके वह करने का प्रयास करता है और वही ज्यादातर बच्चा ऐसा करता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। मित्रों इस बात को ध्यान रखिएगा, परिपक्वता का सिद्धांत कि स्वर यंत्रों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है, परिपक्वता प्राप्त करेगा, अतः वह भाषा सीख जाएगा आगे धीरे धीरे। इसे किसने दिया था? ध्यान रखिएगा कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ सीख जाता है भाषा को, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे कहा था पियाजे साहब ने, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, पियाजे साहब ने इसे कहा था कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा वह भाषा अपने आप सीख जाएगा, उसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, यही हम बात कर लेते हैं पियाजे साहब, आप लिख लीजिए, जैसे जैसे बच्चा परिपक्वता प्राप्त करेगा वह जो है भाषा सीख जाएगा। नीचे आप यही वाइगोत्स्की लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है, नोट। वाइगोत्स्की साहब ने कहा, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की में थोड़ा सा अंतर है,
पियाजे साहब ने कहा भाषा जो होती है बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योरिटी प्राप्त करता है, सीख जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। ठीक है, आप इस परिपक्वता के सिद्धांत के नीचे नोट लगा के लिख लीजिएगा कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने पहले पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसका मतलब यही है कि वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि जो बालक होता है वह समाज के साथ इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा भाषा का अर्जन करता है या भाषा सीखता है। और पियाजे साहब ने कहा कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है समाज की, बालक जैसे जैसे बड़ा होगा वो खुद सीखता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे और एक बात कर लेते हैं मित्रों, चोम्स्की साहब के बारे में। चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, चोम्स्की साहब के आगे आप लिख लीजिएगा। चोम्स्की साहब ने कहा कि भाषा जो होती है बालक जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसे आप अगर नहीं लिखेंगे तो आपको इधर उधर मीठा आगे पीछे दिखाई देगा, तो आप लिखिएगा जरूर। चोम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत में क्या कहा? चोम्स्की साहब ने कहा कि बालक जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। इन्होंने कहा, आप लिखिएगा, इन्होंने कहा कि बालक के मस्तिष्क के अंदर एलएडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलएडी का फुल फॉर्म इन्होंने बताया लैंग्वेज, GUAGE, लैंग्वेज एक्विजिशन, AQUSITION, एक्विजिशन डिवाइस, DEVICE। इसका मतलब है लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण, क्या होता है? अधिग्रहण। डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। ठीक है, चोम्स्की साहब ने कहा कि भाषा अधिग्रहण यंत्र बालक के अंदर होता है, जिससे बालक जो है भाषा को सीखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक व्याकरण, चोम्स्की इनके नीचे ही लिख लीजिएगा, सार्वभौमिक व्याकरण का नियम, सार्वभौमिक व्याकरण का नियम भी इन्होंने दिया, भी चोम्स्की ने दिया। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिएगा। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब ये होता है कि जैसे जब बालक होता है, बालक को अपने भाषा के व्याकरण का पता तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें उसे सार्वभौमिक होती है। अर्थात वह लड़की को, जैसे वह मम्मी को कहेगा मम्मी खाना दे, कैसे, क्या मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे देख लीजिए, जैसे वह जाता है, वह जाती है। ठीक है, इसमें वह उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। बालक जब भाषा का अर्जन कर रहा होता है, भाषा जब अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा होता है, उस समय उसे जो है भाषा के व्याकरण को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वह खुद कई चीजें जो है सीखता है, अपने आप सीखता रहता है। वही सार्वभौमिक व्याकरण है। वह जाता है, वह समझ जाएगा कोई बालक जा रहा है। वह जाती है, वह बच्चा खुद समझ जाएगा कि वह कोई बालिका जा रही है। ठीक है, इसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन के दौरान बच्चे के अंदर इतना तो व्याकरण होता है। यही जो है किसने दिया था? चोम्स्की साहब ने दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में, भाषा क्या होती है, क्विंग क्या होता है, टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, पियाजे साहब ने क्या कहा था भाषा को लेकर के, वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा था, चोम्स्की साहब ने क्या कहा था, आपने समझ लिया। और देखिए, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं, तो चीज़ें आपके दिमाग से वीडियो समाप्त होते ही उड़ जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग बिना लिखे कुछ चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मैं भी जितने उत्साह के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे दुगने उत्साह के साथ मैं आपके बीच आपकी सेवा कर पाऊँ। ठीक है, लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरीके का मेहनत करता रहूँगा। बहुत जल्द
जब यह चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो मैं पर्यावरण की क्लासेज भी लगा दूंगा और पर्यावरण भी आपको इसी बेहतरीन अंदाज में मैं आपको पूरा का पूरा पर्यावरण पढ़ा दूंगा, ठीक है। और 30 नंबर में से 30 नंबर आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी से आप पढ़ते जाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाते जाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कई क्वेश्चन अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है अभी में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी जब मैं सिद्धांतों को पूरा करा दूंगा तो कम से कम 25 से ऊपर आप चले जाएंगे। 15 वीडियो के बाद आप 25 नंबर तक का पेपर हल कर ले जाएंगे यूपी टेट का, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जोड़ने का प्रयास करिए। कम से कम 50 लोग तो जुड़िए, जिससे हमारा विश्वास और भी दुगना हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 50 लोग भी नहीं देखते हो, है ना, फिर भी नहीं देखेंगे, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा पैशन भी है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल ही निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।